नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा अपने गृह क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम बंडिया में पूर्वांचल समाज बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर भोजन कर क्षेत्र में लगे बहुउद्देशीय शिविर में शिरकत की और क्षेत्र में चल रहे आशा कार्यकर्ती के आंदोलन पर भी उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही और इसी के साथ उन्होंने गोलीकांड को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के देश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर भी सड़कों का पूरी तरह से जाल बिछा है और अभी हमको जो है इतनी ऑल वेदर रोडें मिली हैं, इतना जो है हमारा यहाँ से खटीमा से अभी मैंने खटीमा से पीलीभीत को जाने वाला जो हमारा हाईवे है, अभी तक वो स्टेट हाईवे होता था, उसको नेशनल हाईवे में परिवर्तित करने का वहाँ से आदेश हो चुका है, अभी उसका निर्णय हो चुका है। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर जिस रिंग रोड की आप बात कर रहे हैं, वो रिंग रोड भी हमारी सेंट्रल रोड फंड में वो स्वीकृति के लिए गया हुआ है। उसके पहले चरण का काम यहाँ से स्वीकृत हो गया है। अभी चूँकि अन्य सड़कें भी जानी हैं, अभी बहुत सारी सड़कों के प्रस्ताव हमारे गए हुए हैं, सभी पर केंद्र से मिल रही हैं। आप देख रहे होंगे खटीमा से रुद्रपुर जाने वाला सड़क, रामपुर से काठगोदाम को जाने वाला सड़क, हमारे रुद्रपुर से हरिद्वार को जाने वाला सड़क या देहरादून की सड़कें, चारों तरफ दिल्ली से खटीमा जाना, पिथौरागढ़ जाना, सारा का सारा ये केवल और केवल मोदी सरकार में ये संभव हुआ है। चार धाम यात्रा की जो सड़कें हैं आज वो कितनी सुगम हो गई हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। रेल के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है, मैंने कि 7 सालों में जितना काम हुआ है मोदी सरकार में, उतना काम पिछले 60 सालों में भी नहीं हुआ है। अगर हम उसकी तुलना करेंगे हर क्षेत्र में, कोई क्षेत्र हो, चाहे हमारा सड़क का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे हमारे गरीबों के लिए शौचालय बने। चूँकि सीमांत क्षेत्र है हमारा ये खटीमा क्षेत्र और यहाँ पर कल हमारे यहाँ पर 1 सितंबर 1994 जो खटीमा का गोलीकांड हुआ था, उत्तराखंड आंदोलन जहाँ से प्रारंभ हुआ था, उसकी बरसी भी है। कल हम उनकी शहादत को सब नमन करते हैं, हर वर्ष याद करते हैं। इस बार चूँकि मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और खटीमा उत्तराखंड आंदोलन की जननी रही है और ये मेरी कर्मभूमि रही है, तो मैं कल उनको शहीदों को नमन करूंगा और यहाँ से आगे जाऊंगा। आंदोलनकारियों की कुछ मांगे थी, उसको लेकर आंदोलनकारियों की जो मांगे हैं उसको मैं पहले भी लगातार मेरे संज्ञान में है और आगे भी हम कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के बंडिया क्षेत्र में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में जन समस्याओं का निस्तारण किया। मुख्यमंत्री के साथ सांसद अजय टम्टा ने भी इस शिविर में शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमने विधानसभा सत्र के दौरान सतत विकास को लेकर काफी बिंदुओं पर गहन चर्चा की। सत्र के दौरान हमने कहा कि हमारी सरकार विशेषतः 3 बिंदुओं सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने सभी अधिकारीगण अपने कार्यों को अपने स्तर पर जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। प्रयास ये किया जाए कि कार्य को विधानसभा या जनपद स्तर पर ही निस्तारण कर लिया जाए। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड को हर क्षेत्र में प्रथम स्थान पर लाया जाए। का जहाँ तक सत्र है उसमें चूँकि वो एक पूरे प्रदेश का निचोड़ वहाँ पर होता है, हमारे सभी दलों के लोग वहाँ पर होते हैं, सभी पार्टियों के लोग होते हैं, पक्ष विपक्ष सब होता है, तो लोकतंत्र में सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और सब जनप्रतिनिधि हैं, सब चुने हुए आए हैं, उनकी बात को सुनने के लिए हमारा सदन होता है। और मैं चूँकि मुख्य सेवक के रूप में, नेता सदन के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी मिली हुई है, उस जिम्मेदारी के नाते मैंने कोशिश की है कि मैं सबकी बात सुनूँ और उसमें जो कर सकता हूँ। वहीं चंडीगढ़ पहुंचे हरीश रावत ने बताया कि अब वो 3 दिन चंडीगढ़ में रहने वाले हैं और उनसे कोई भी आकर मिल सकता है। वहीं कांग्रेस के अंदरूनी कलह को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है और वो खुद कभी किसी दायरे से बाहर नहीं जाते। उन्होंने ये भी कहा कि कोई विवाद नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी बात पार्टी को लेकर करना चाहते हैं वो मीडिया के माध्यम से ना करें, क्योंकि मैं भी कभी मीडिया के माध्यम से बात नहीं करता और वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रख सकते हैं और मेरे से आकर अपनी बात रख सकते हैं। और अगर वो मेरे से भी बात नहीं करना चाहते तो वो दिल्ली हाईकमान से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बीजेपी जैसी स्थिति नहीं है कि वहां पर लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं किया जाता। कहीं कोई विवाद नहीं है और थोड़ा बहुत यदि होगा
तो फिर हमारा उपयोग क्या होगा? हमारा काम है उसको हल करना। मान रहे विवाद है सर। मैंने कहा यदि कहीं कुछ होगा तो उसको हल करना हमारा काम है। लेकिन प्रगट सिंह ने पहले मीटिंग सिद्धू कैंप की लेंगे क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को? मैं केवल एक कैंप जानता हूं, कांग्रेस कैंप, और मुख्यमंत्री भी कांग्रेस कैंप के हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट तो पीसीसी प्रेसिडेंट उन्हीं प्रोग्राम क्या है? आप क्या कैसे अभी मिला जाएगा? क्या मेन एजेंडा क्या है आपका आने का? जो भी मुझसे मिलना चाहेंगे, अभी तो चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट और उनको बुलाया है मैंने, और उनसे बातचीत करके फिर मैं और तो सर एक टेबल पर सिद्धू और कैप्टन को बिठा के बातचीत करेंगे, क्योंकि तो बहुत कम वो एक से अधिक बार एक टेबल पर बैठ चुके हैं, बात कर चुके हैं। जब देखते हैं आगे। कहते हैं हरीश रावत जी कोई नहीं है, प्रगट सिंह कह रहे हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं। राजेंद्र कौर भट्टल कह रही है कि हरीश रावत का ओहदा क्या है? अरुणा चौधरी ने कहा कि हरीश रावत उनको ऐसे बयान देने से गुरेज करना। मैं सब उत्तराखंड में बीते दिनों भारी बारिश के चलते रानी पोखरी का पुल टूट गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण महज 2 साल पहले ही कराया गया था, जिसको लेकर अब इस पुल की गुणवत्ता के बारे में तमाम तरह के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर उत्तराखंड में सियासी जमीन तलाशती आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार और नेता कर्नल कोठियाल ने पुल को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर मौका दे तो 48 घंटे में बैली ब्रिज बना देंगे, जिसके बाद 48 घंटे में आवाजाही शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बात वो राजनीति से हटकर लोगों की समस्याओं को देखते हुए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए समस्या सबसे ऊपर है। सरकार मौका दे तो 48 घंटे में केदारनाथ की तर्ज पर पुल तैयार होगा। उत्तराखंड के पहाड़ों को उत्तराखंड की वर्किंग राजधानी देहरादून से जोड़ने वाला जो मेन रास्ता है, उसके ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पुल था रानी पोखरी और डोईवाला के बीच में, वो पुल टूट गया। 27 तारीख को ये पुल टूटा, आज 5 दिन हो गए हैं। क्योंकि लोग इस रास्ते को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और लोगों के अंदर चिंता है कि ये कैसे ठीक होगा, तो लोग ना परेशान हो रहे हैं। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो वो मेरे को भी अप्रोच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्नल साहब, आपने 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम करें, तो आप क्यों नहीं आते हैं और आप आगे आकर के इस मेन जो हाईवे है इसको पुल को रिपेयर करके ठीक करें। तो मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत एक्सट्रीम जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं वो हमने 11,000 फीट वो हमने माइनस टेम्परेचर में बर्फ़ की इलाके में वहाँ पे पूरे करके दिखाए हैं। हमने 48 घंटे में उस ब्रिज को, बेली ब्रिज को 30 मीटर लंबे सब विपरीत परिस्थिति में लॉन्च करके तैयार करा था, जिसके लिए कि पीडब्ल्यूडी तब कह रही थी 35 दिन लगेंगे। आज मेरा सुझाव है कि क्योंकि ये प्रोसेस हमने कर रखी है और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है और लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं कि शायद हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तो हम सरकार को बोलते हैं इस ब्रिज को बनाने का तरीका, आप सबसे पहले तो इसके ऊपर टेम्परेरी बेली ब्रिज लगाइए, हमको टास्क दीजिए, हम बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी बने अपने एक्सपीरियंस को लेकर के। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के दर्जन भर से ज्यादा नेता आज कांग्रेस में शामिल हो गए। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने पर उन सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा के बहुत से साथी आज कांग्रेस में शामिल हुए। मैं उन सभी साथियों को कांग्रेस में शामिल होने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में बैठी बीजेपी ने नौजवान साथियों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने इन 4.5 सालों में इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया और सरकार नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रही है। इसलिए आज उत्तराखंड का नौजवान आशा भरी नजरों से कांग्रेस की ओर देख रहा है। जिस विश्वास के साथ नौजवान कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि जब कांग्रेस सत्ता में आए तो हम उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करें। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बहुत सारे साथी कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 में नौजवान साथियों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इन 4.5 वर्षों में सरकार इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर पाई
और नौजवान साथियों को रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। इसलिए आज नौजवान साथी कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है और हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जिस विश्वास के साथ नौजवान आज कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का काम कर रहे हैं, जब हम सरकार में आए तो हम उनकी भावनाओं के अनुरूप जो है कार्य करें। वहीं हरिद्वार की खानपुर विधानसभा से सैकड़ों लोग एक साथ देहरादून कांग्रेस भवन में पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस को अपने आप में खानपुर विधानसभा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के एक साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने से विरोधी खेमे में हलचल मची हुई है। हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एक साथ इतने बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। खानपुर विधानसभा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी की अगुवाई में एक साथ कई दर्जन गाड़ियों में बैठकर ये लोग देहरादून पहुंचे और कांग्रेस मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण की। इन लोगों ने बातचीत में बताया कि बीजेपी शासन में सामाजिक समरसता पूरी तरह खत्म हो चुकी है, किसानों का पूरी तरह शोषण हो रहा है। आज देश का किसान देश की सड़कों पर है, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों की समस्याएं सुलझाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी है। कार्रवाई कुछ नहीं। प्रदेश में इस समय प्रदेश क्या देश में सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, सामाजिक समरसता खत्म होगी और इससे बड़ा दुखदाई क्या होगा कि प्रदेश के किसान और देश के सड़कों पर हैं। ये कई मुद्दे ऐसे हैं जो डबल इंजन की सरकार थी वो फेल हो चुकी और जिन माताओं बहनों ने भाइयों ने बलिदान दे करके इस उत्तराखंड का निर्माण किया था उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। यही 4-5 मुद्दे हैं। वजह तो वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, पर मेन मुद्दा ये काले कानून जो आए हैं, 3 कृषि कानून, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है। बहुत किसान है, दिन पर दिन डीजल सब चीज़ें रेट बढ़ती जा रही है, पर गन्ने के रेट में कोई वृद्धि अब तो कोई खास नहीं हुई है। अब इन्होंने थोड़ी बहुत शायद 5 रुपये जो ना के बराबर है, जिसका किसानों को डाई सब महंगी हुई है, सब चीज़ जो एग्रीकल्चर से लगभग सब महंगा हो गया है, किसानों को कुछ इतनी मिली। और दूसरी तरफ सड़कें देख लो आप, पहले ये बोलते थे कि उत्तराखंड जब वो आई थी सड़कें बहुत बढ़िया थी, अब सब सड़कें टूट चुकी है। जो काम जल्दबाजी में वो लोग टूटे हैं, रोज पुल गिर रहे हैं। इस वजह से देखते हुए लगभग आज 1200 आदमी ने तो नेत्रदान करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे लॉयंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि के सदस्यों को अब पुलिस महकमे का भी सहयोग मिलने लगा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी डीसी ढोंडियाल और कोतवाल शिशुपाल सिंह नेगी ने लोगों को मरने के बाद नेत्रदान करने के लिए संकल्प लेने की अपील की है। पुलिस ने लॉयंस क्लब के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने सहयोग मिलने पर सीओ और कोतवाल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। पुलिस अधिकारियों ने लॉयंस क्लब को जागरूकता के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों के नेत्रदान कराने के लिए भी प्रयास करने का आश्वासन दिया है। देखेंगे वो लोग कि हमारे परिवार के जो भी जिसने दान किया है आँखों को, तो वो लगेगा उनको कि हम अपने बच्चे को अभी या अपने परिवार में पति जो भी डेथ हुई है वो अपने उस आदमी में जिसको नेत्र दान होगा और जो उन आँखों से देखेगा तो उनमें भी कुछ ना कुछ फीलिंग आएगी कि हमारी वजह से ये जो है ये बच्चा अब देख रहा है, तो कुछ ना कुछ अटैचमेंट होगा और ये बहुत पुण्य का काम है। और मैं इसमें पूरा अपना सहयोग भी करूँगा और जन जागरूक भी करूँगा और लोगों को बताऊँगा। लॉयंस क्लब की ये एक बहुत अच्छी पहल है। नेत्रदान मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा दान है। ये उन लोगों के लिए जीवन दान है जो कभी देख नहीं सकते थे और इसको हर व्यक्ति को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और जहाँ तक हो इसकी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं भी अपने नेत्र दान करूँगा। कम से कम उसकी मृत्यु के बाद उसकी आँखें दूसरे को जो रोशनी देंगी वो लोग उससे कितनी दुआएं देंगे, ये सोचने के बाद आपको महसूस होगा। वहीं केंद्र सरकार के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम के तहत देश की सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचे जाने के विरोध में यूथ कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान उन्होंने बुद्ध पार्क में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह प्रिंस के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी प्रदर्शन किया।
यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह प्रिंस का कहना है कि अपने 2 उद्योगपति मित्रों को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री ने देश की सारी सरकारी संपत्ति बेच दी और कांग्रेस से ये सवाल पूछते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार का विरोध किया है। हमने इसी के विरोध जो केंद्र सरकार और जो वित्त मंत्री ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम जो लाए हैं, इसी का हम विरोध कर रहे हैं। देश की लगभग 6 लाख करोड़ की संपत्तियां जो ये देश 6 लाख करोड़ की संपत्तियां बेच रहे हैं। एक तरफ तो भाजपा के नेता कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, और दूसरी तरफ इन संपत्ति को बेचने के लिए इनको कई बैठकें करनी पड़ रही है, ठोस रणनीति बनानी पड़ रही है। एक तो इस बात का जवाब है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, इसका जवाब भाजपा सरकार खुद ही दे रही है। और दूसरा ये हम आज विरोध कर रहे हैं कि धीरे धीरे विकास कार्य तो इनसे कुछ किए नहीं जा रहे। देश की संपत्ति को जो बेचने का काम कर रही है युवा कांग्रेस का विरोध करती है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि आप अपने नए फंड से आप नए स्ट्रक्चर बनाइए, आप नए कॉलेजेस बनाइए, नए हॉस्पिटल बनाइए। आपने कोरोना का काल देखा, कोरोना काल में हमारे देश को कितनी परेशानी से जूझना पड़ा। उसके बावजूद ये जो संपत्ति है ये अपने मित्र हम दो हमारे दल के तहत अंबानी और अडानी को बेचने जो काम कर रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। उद्योगपति मित्रों के लिए इस देश में जो हमारे देश में मेहनत करके जो सरकारी संपत्ति जोड़ी गई है उसको जिस तरीके से बेचा जा रहा है उसके विरोध में आई युवा कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं और इसके मद्देनजर कर्मचारियों ने गैस वितरण समेत सभी कार्य बंद रखे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार निगम कर्मचारियों की मांगों पर गंभीर नहीं है। अगर जल्दी ही मांगों पर विचार नहीं होगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कर्मचारी आंदोलनरत हैं। इनमें सबसे पहली मांग है जो लंबे समय से दैनिक और संविदा में काम कर रहे हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 25,000 किया जाए। साथ ही साथ कोरोना महाकाल में जो निगम के कर्मचारियों ने सेवा दी है उनको कोरोना योद्धा घोषित करते हुए तो पूरे देश में किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आगामी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत की तैयारी को लेकर भी किसान जुटे हुए हैं। इसको लेकर जसपुर की तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले क्षेत्र के किसान इकट्ठा हुए और एक पंचायत की गई, जिसमें 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में पहुंचने के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूनिस चौधरी ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया। किसान नेता शीतल सिंह बड़बाल ने बताया कि आने वाली 5 तारीख जो किसान महापंचायत है उसी के लिए ये मीटिंग रखी गई है ताकि महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान पहुंचें। साथ ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूनिस चौधरी ने किसानों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में आम आदमी पार्टी की भी गाड़ियां किसानों के साथ जाएंगी और सरकार से किसानों की मांगें माने जाने की अपील करेंगी। मीटिंग चल रही है और हमने 5 सितंबर को बहुत ही अधिक संख्या में वहां पहुंचना है और किसान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है और हमने आज बना रखा था किसानों को जोड़ा, नौजवानों को पदों से नवाजा जा रहा है ताकि अधिक संख्या में पहुँचें। रणनीति बने, वहाँ खर्चा भी होना है, तन मन धन से सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं किसानों के साथ जुड़े, हमारी फसलें MSP की खुलें और ये हमारा मकसद है किसानों को खुश रखना, खुशहाल रखना। हर जगह की पेमेंट किसानों को सरकार नकद दे और किसानों को दुखी करना छोड़ दे। हरियाणा सरकार की निंदा की जा रही है और वहाँ पर हमारा एक किसान शहीद हुआ है, वहाँ एक हमारा किसान शहीद हुआ, उसको आज हमने श्रद्धांजलि देनी है और उनके लिए मौन रखना है और उम्मीद करता हूँ कि सभी किसान हमारी बातों पर आकर के वहाँ जाने के तैयार रहेंगे और मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारी बात यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाते हैं। इस क्षेत्र के किसानों ने आज ये मीटिंग रखी है। 5 तारीख को सभी किसान भाई हमारे मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो सब में हमारा भी योगदान है। हम भी 5 गाड़ियाँ लेकर के किसानों के साथ जाएंगे और हमारे किसान भाइयों की जो समस्याएँ हैं, जो काले कानून है, इस कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है देश भर में, आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी है। यहाँ पर पार्टी कोई मैटर नहीं है। वैसे मैं किसान भी हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसानों की समस्याएं जेन्युइन है और इसमें सरकार को सुनना चाहिए और किसानों की तो खबर रुद्रपुर से, जहां ऊधम सिंह नगर से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल दूसरों को हार्श फायरिंग न करने की नसीहत देने वाली पुलिस कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर खुद गोलियां चलाती हुई नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है। दरअसल पुलिसकर्मियों के द्वारा 31वीं वाहिनी
पीएससी के गेट पर ही यह हर्ष फायरिंग की गई। फायरिंग उस समय की गई थी जिस समय श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। इसके साथ ही कार्यक्रम में 31वीं वाहिनी पीएससी के कमांडेंट ददन पाल भी मौजूद थे। ये पूरी घटना कैमरे में लाइव कैद हो गई, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। राइफलें चल नहीं पाई, राइफलें तो चल रही थी, मुझे तो आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, लेकिन बहुत कम चली। जिस तरह से फायरिंग हमेशा होती थी उस तरह से फायरिंग नहीं हो पाई। मैं तो वहाँ बैठा था, मुझे तो कई सारी फायरिंग की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि राइफल नहीं चल रही। तो राज्य में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा समर्थन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में ऊधम सिंह नगर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष गदरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है उन्होंने, और प्रदेश की बंगाली कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने विश्वास का समर्थन किया है। आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। इस दौरान बंगाली कल्याण समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली ने कहा कि सितारगंज विधानसभा, रुद्रपुर विधानसभा और गदरपुर विधानसभा में जो भी हमारे बंगाली भाई लड़ेंगे उनको बंगाली कल्याण समिति समर्थन करेगी। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास ने कहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें एक मामले में फंसाया गया था। उन्होंने कहा कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में उन षड्यंत्रकारी नेताओं का जवाब जनता देगी। हमारा तो समाज अति पिछड़ा समाज है और हमारे समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों को कोई भी पार्टी कुछ समझता ही नहीं है। वर्तमान में भाजपा की जो सरकार है, 3 मुख्यमंत्री बदल गए। हमारे काबिल लोग हैं, बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों में रहे हैं, प्रदेश लेवल के पद में हमारे बंगाली समाज के लोग रहे हैं। लेकिन 3 मुख्यमंत्री बदल गए। हमारा दुर्भाग्य है, हमारे समाज का इतना ज़्यादा दुर्भाग्य है कि एक जने को किसी को भी राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया। मैं जो राजनीति दबाव में मुझसे उत्तराखंड सरकार में कई अधिकारियों ने कहा कि आज ही आप समझौता कर लो, क्षेत्र के जो आपके राजनीति में उभर के जो आप आना चाहते हो, इसलिए आपके ऊपर ये दबाव डाल के काम कराया गया। आज ही फैसला करो। मैं किससे फैसला करूं, किससे फैसला करूं? मेरा क्या विवाद है उनसे? सामने आके कहे। उनका ये कहना था आप सब समझते हो, जानते हो। तो मैं जिन्होंने भी किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनता जनार्दन है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझदार है, जनता समझते हैं कि किसने किया मेरे ऊपर। तो मैं उनको ये कहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का गला ऐसा ना घोटे, क्योंकि भगवान इस देश में है। विश्व में भगवान के आगे कुछ नहीं चलता है। जैसे करोगे ऐसे भरोगे। आप राजनीति लालच में, सत्ता के लालच में लोकतंत्र के गला ना घोटे। और इस गदरपुर विधानसभा में विगत 10 साल से मैं देख रहा हूँ कई जने का पर्चा खारिज कराना, जीते हुए को दोबारा 3 बार गिनती करा के हराना और किसी को पद से दुरुपयोग करके हटाना। ये षड्यंत्र राजनीति छोड़ दे और लोकतंत्र का गला ना घोटे, क्योंकि अब जनता समझदार है। चुनाव में 2022 में जनता उनको जवाब देगा। मैं आप पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, टिकट की दावेदारी किया हूं। टिकट देते हैं तो सोचूंगा कि मुझे चुनाव लड़ना है और नहीं। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि एक ऐप के जरिए बारिश को कम ज्यादा या आगे पीछे भी कर सकते हैं। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और जमकर चुटकी ली जा रही है। दरअसल मंत्री जी ने कहा था कि एक अनुसंधान केंद्र है, उसको जोड़ा गया है और 3-4 लोग उसमें जोड़े गए हैं। हमने उसमें कहा है कि वो बता देंगे कि किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, ताकि पहले ही लोगों को अलर्ट किया जा सके।
अब तो ऐसा ऐप भी आ रहा है जो कहता है कि कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है तो बारिश को आगे पीछे कहीं कम ज़्यादा कर सकते हैं। भारत सरकार को मैं ये प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार उसमें अगर अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है। एक रिपोर्ट ये बनाएगी, उसने IIT रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी, और अपनी जितनी मशीनरी है हमारी, चाहे PWD का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। कि अब ये पता चल जाएगा हमको कि आपदा का अलर्ट हम कैसे करें। एक दूसरा, मैंने 3 लोगों के एक्सपर्टों की कमेटी बनाई है, पहली बार बनी है, और मुझे लगता है कि वो कमेटी की रिपोर्ट मैंने कहा है कि वो 15 दिन में देंगे। और अब हमको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि किस क्षेत्र में कितनी बारिश आने वाली है, और उस क्षेत्र में हम पहले से पूरी व्यवस्थाएं करने के लिए ताकि सक्षम हो जाएंगे। दूसरा, हमने भारत सरकार से ये भी निवेदन किया है कि हमारे जो 2011 के मानक हैं आपदा के, उन मानकों को थोड़ा और सरलीकरण किया जाए, और अगली कैबिनेट में हम आपदा के कुछ मानकों को सरलीकरण के लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी ला रहे हैं। तीसरा, जो हमारे डॉपलर रडार लग रहे हैं, एक मुक्तेश्वर का रडार हमारा काम करना शुरू कर दिया है, जो सुरकंडा देवी में लग रहा है जो है वो भी पूरा सामान आ गया है मौसम विभाग भारत सरकार के द्वारा। हमारे राज्य सरकार ने उनको रोड से लेके वहाँ की क्लियरेंस से लेके वहाँ जो जो काम करने थे हमने कर लें, और मैक्सिमम 1 या 1.5 महीने में वो डॉपलर रडार। तो आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।